बीजेपी ने मध्य प्रदेश का इलेक्शन जीता, राजस्थान का इलेक्शन जीता, छत्तीसगढ़ का भी इलेक्शन जीत लिया। पता है क्यों? क्योंकि ईवीएम हैक्ड था। ईवीएम को पहले बीजेपी वालों ने हैक किया, उसके वोट्स के अंदर छेड़खानी की और फिर उसके बाद रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करके जीत गए। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम इस ईवीएम को कैसे हैक कर सकते हैं और ये कितना आसान है। आपको ईवीएम हैक करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है ईवीएम। इसके अलावा आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि आपको दिमाग की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिनके पास दिमाग है उनको पता है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता है। ईवीएम को हैक करना सिर्फ उसके बस में है जो पॉलिटिकल पार्टी जीती है, क्योंकि हारने वाली पॉलिटिकल पार्टी हमेशा यही कहती है कि जीतने वाली पॉलिटिकल पार्टी ने ईवीएम हैक किया है, फिर वो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कोई और पार्टी हो। अगर किसी इलेक्शन में वही सेम पार्टी जीत जाए तो ईवीएम बिल्कुल सही काम कर रहा है, अगर किसी इलेक्शन में वही सेम पार्टी हार जाए तो ईवीएम हैक हुआ था। शायद ही ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसने इलेक्शन हारने के बाद ये ना कहा हो कि ईवीएम हैक हुआ है। तो मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि ईवीएम को क्यों हैक नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो ये कहते हैं कि ईवीएम हैक किया जा सकता है। इंटरनेट के ऊपर अगर आप सर्च करने जाओगे तो 2-3 वीडियोस आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपको ये डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि ईवीएम को हम कैसे हैक कर सकते हैं। और उन वीडियोस में सबसे ऊपर में आपको दिखाई देंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ डीएनए शेयर करने वाले मिस्टर राठी। ऐसे अल्ट्रा मैक्स प्रो एलियन लेवल के थिंकिंग को रखने वाले लोगों की अगर आप बातें सुनोगे तो ये आपको विश्वास दिला देंगे कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। इसके बाद आपको मिस्टर राठी के जो पॉलिटिकल पार्टी है, आम आदमी पार्टी, उनके वीडियोस मिलेंगे और ये आपको दिखाते हुए नजर आएंगे कि ईवीएम को हम कैसे हैक कर सकते हैं। ये जो आम आदमी पार्टी के एक लीडर है, ये डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं कि कैसे हम ईवीएम को हैक कर सकते हैं। और ईवीएम को हैक करने के लिए ईवीएम के अंदर एक सीक्रेट कोड डाला जाता है और उस सीक्रेट कोड को डालने के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खाते में सारे वोट चले जाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो महाशय, इनको ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि सिर्फ और सिर्फ दुनिया में यही बुद्धिमान है, बाकी की जो जनता है ना वो एकदम बेवकूफ़ है। बाकी की जनता को तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर चल क्या रहा है दुनिया में। और तो इंजीनियर्स है नहीं और किसी को तो कोडिंग आता नहीं जिसको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहले तो ये एक खुद का होममेड ईवीएम लेकर आते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कभी भी किसी को नहीं देती है ऐसे ही चेक करने के लिए या यूज़ करने के लिए। जो ऑफिशियल ईवीएम्स होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ही होते हैं और वो किसी और के पास हो ही नहीं सकते हैं। तो ये वहाँ से आर्डुइनो बोर्ड को यूज़ करके और एक माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करके एक डेमोन्स्ट्रेटिव ईवीएम बनाते हैं और उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं। अब ये जो प्रोग्रामिंग किया जाता है इसमें एक ट्रिगर डाला जाता है। ये जो प्रोग्रामिंग किया जाता है इसमें एक छोटा सा कोड होता है जो कि एक खास सीक्वेंस ऑफ डिजिट के बाद एग्जीक्यूट होता है और उस कोड के एग्जीक्यूट होते ही जिसके ऊपर आपने सेट किया हुआ है सारे के सारे वोट काउंट उसमें जाएंगे। तो ये वहाँ से 1 2 3 4 3 4 6 ऐसे करके एक कोड डालते हैं और फिर दिखाते हैं कि देखो सारे के सारे जो वोट है ना, जिस पार्टी को हमें जिताना है उसके खाते में जा रहा है। अब ये जो डेमो वाला ईवीएम है इसके अंदर में एक्चुअली में चल ये रहा होता है कि जैसे ही ये सीक्रेट कोड डाला जाता है तो एक प्रोग्राम को ट्रिगर होता है, वो रन होता है। जैसे ही कोई इनपुट जाता है, मतलब जैसे ही आपने कोई बटन दबाया, वो सिर्फ एक खास पॉलिटिकल पार्टी के खाते में जाएगा जिसको आपने सेट किया हुआ है। और ये काम कोई भी कर सकता है, इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट भी ये कर सकता है। ये छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल ईवीएम है उसमें आप कोई सीक्रेट कोड डालोगे तो सारे के सारे जो वोट है वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के खाते में चले जाएंगे। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे अभी बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऐप अवेलेबल है जो कि आपके व्हाट्सएप के फेक स्क्रीनशॉट जनरेट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के चैट जनरेट कर सकते हैं। तो उनको यूज़ करके इन्होंने एक स्क्रीनशॉट बनाया और दिखा रहे लोगों को, ये कह रहे हैं कि देखो उसने मेरे से ऐसा कहा, देखो उसने मेरे से ऐसा कहा, उसने मेरे से ऐसा चैट किया है। ये वही सेम काम कर रहे हैं। खुद इन्होंने एक मशीन बनाया, उसमें कोड लिखा, उसको एग्जीक्यूट किया और पार्लियामेंट में आगे दिखा रहे हैं कि देखो हमने तो भाई ईवीएम को हैक कर लिया और ऐसे ईवीएम को हैक किया जा सकता है। ये वहाँ से अपने आप को इंजीनियर बुलाते हैं, लेकिन पता नहीं किस एंगल से अपने आप को इंजीनियर बुलाते हैं। जो ईवीएम होता है उसके अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो 1 टाइम प्रोग्रामेबल होता है, उसको आप दोबारा से प्रोग्राम नहीं कर सकते हो। मतलब जब वो मैन्युफैक्चर हुआ उसके बाद जब उसमें प्रोग्राम लिखा गया उसके बाद आप उस प्रोग्राम को इरेज नहीं कर सकते हो, ना उसमें चेंजेस कर सकते हो। इसके साथ साथ उसमें एक बैकअप प्रोग्राम भी होता है जो ये डिटेक्ट करता है कि क्या किसी ने इस प्रोग्राम के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की है। अगर किसी ने छेड़खानी करने की कोशिश की है तो वो डिटेक्ट कर लेगा और जब भी वोट काउंट होगा तो उस समय पे वो पता चल जाएगा कि किसी ने इस माइक्रो कंट्रोलर के प्रोग्रामिंग के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। ये जो बैकअप प्रोग्राम होता है इसका एक बहुत अहम रोल होता है इस पूरे ईवीएम के अंदर। ये जो माइक्रो कंट्रोलर है इसके अंदर एक फ्लैश मेमोरी भी होता है और इसके ऊपर तो भाई द वायर वालों ने पूरा आर्टिकल छापा हुआ है कि इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर फ्लैश मेमोरी है और इस कारण से इसे हम OTP नहीं कह सकते, मतलब 1 टाइम प्रोग्रामेबल नहीं कर सकते। अरे भाई पता नहीं द वायर वालों का ये जो आर्टिकल है ये कौन लिखता है। 1 टाइम प्रोग्रामेबल का मतलब ये नहीं होता है कि भाई उसमें तुम डेटा स्टोर नहीं कर सकते हो। तुम जो कोड लिखोगे ना वो अलग जगह पे स्टोर होता है। जो फ्लैश मेमोरी होता है वो वोट काउंट को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। तो जो प्रोग्राम लिखा गया है वो 1 टाइम प्रोग्रामेबल ही है।
उसको आप इरेज नहीं कर सकते हो, अल्टर नहीं कर सकते हो, और वो प्रोग्राम किसी को पता भी नहीं है। तो जो सीक्रेट कोड की बात है तो ये तो एकदम बेबुनियाद है। तो द वायर वाले आर्टिकल में लिखते हैं कि उसमें फ्लैश मेमोरी है और वो वन टाइम प्रोग्रामेबल नहीं होता है, उसमें रीड राइट किया जा सकता है, वापस से रीराइट किया जा सकता है। इस कारण से प्रोग्राम को अल्टर किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, और प्रोग्राम के कोड को चेंज करके हम ईवीएम को हैक कर सकते हैं। वाह। और यही एक जो पॉइंट है ना, ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया वन टाइम प्रोग्रामेबल वाला बात, इसी के इर्द गिर्द सारे ईवीएम की हैकिंग के पॉइंट्स घूमते रहते हैं। जो कोई भी ये क्लेम करता है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, वो इसी वन टाइम प्रोग्रामेबल के आसपास की बातें करता है। तो प्रोग्राम को चेंज करके ईवीएम को हैक करने की कोशिश तो एकदम बेबुनियाद है, पॉसिबल ही नहीं है। ये हो गया सबसे लास्ट पॉइंट। मतलब जब आप ईवीएम को एक्सेस कर लोगे, ईवीएम आपके पास में होगा, तब जाकर आप इसमें कोड लिख पाओगे या चेंज करने की कोशिश कर पाओगे। ईवीएम के पास अगर आप पहुंच ही नहीं पाओगे तो इतना तामझाम तो होगा ही नहीं। ईवीएम को इतने सिक्योरिटी से रखा जाता है, भाई पुलिस वाले इर्द गिर्द होते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट बनता है कि तुम ईवीएम को किसी तरीके से तुमने एक्सेस कर लिया, और ईवीएम को एक्सेस करके तुमने जो डिस्प्ले यूनिट होता है, तुमने प्रोग्राम में कुछ भी चेंज नहीं किया, जो डिस्प्ले यूनिट होता है जहाँ पे की वोट डिस्प्ले होता है, वो दूसरा लगा दिया ताकि उसमें सिर्फ एक खास पॉलिटिकल पार्टी के वोट दिखाई दे और बाकियों के बहुत कम दिखाई दे। तो ये एक पॉइंट हो सकता है कि हम डिस्प्ले यूनिट चेंज कर दें। अब उस डिस्प्ले यूनिट को चेंज करने के लिए पहले तो तुम्हें ईवीएम को एक्सेस करना होगा, क्योंकि एक ईवीएम करीब 1500 वोट सेव कर सकता है, और किसी भी इलेक्शन का नतीजा बदलने के लिए तुम्हें मास लेवल पे बहुत सारे ईवीएम्स के अंदर टैंपरिंग करनी होगी। तो तुम इतने सारे ईवीएम्स में कैसे टैंपरिंग करोगे? तो चलो हम मान लेते हैं कि तुमने किसी तरीके से मास लेवल पे ईवीएम की टैंपरिंग कर दी। तुमने डिस्प्ले यूनिट चेंज करके अपना डिस्प्ले यूनिट लगा दिया जिसमें एक खास पॉलिटिकल पार्टी के हाई वोट शेयर्स दिखाई देंगे। अब जब इसकी काउंटिंग होगी तो वहां पे जो पर्ची छपता है वीवीपैट में, उसको डिस्प्ले यूनिट के साथ मैच किया जाता है कि दोनों के रिजल्ट सेम आ रहे हैं कि नहीं। अगर सेम नहीं आ रही है तो रिजल्ट खारिज हो जाता है। डिस्प्ले यूनिट तुमने चेंज कर दिया, वहाँ पे अलग रिजल्ट शो हो रहा है, जो पर्ची कटी है वहाँ पे अलग रिजल्ट शो हो रहा है, तो फिर यहाँ पे जाके बात फंस जाएगी। अब बात करते हैं इस पॉइंट की कि हो सकता है कि पहले से ही जो कंट्रोलर यूनिट है, बैलेट यूनिट है, वीवीपैट है, किसी तरीके से मान लेते हैं कि किसी हैकर ने भगवान बन के चीज़ों को चेंज कर दिया। तो जब मॉक वोटिंग होती है उस समय पे जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके सबके एजेंट्स होते हैं, वो मॉक वोटिंग के टाइम पे वहाँ पे मौजूद होते हैं। मॉक वोटिंग करके देखी जाती है कि सही से ईवीएम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वहाँ पे पकड़े जाओगे। तो इन शॉर्ट कोई भी मेथड अपना लो, कितना भी बड़ा हैकर बन जाओ, एक्सपर्ट हैकर क्यों नहीं बन जाओ, हैक नहीं कर पाओगे। कोई दुनिया का बहुत बड़ा हैकर भी लेके चले आओगे तो कम से कम उसको इन सब चीज़ों को पार करना होगा ना। कैसे कर पाएगा? मास लेवल पे कैसे कर पाएगा? हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के ज़माने में कुछ भी सिक्योर नहीं है। ये जो प्राइवेसी और ये जो सिक्योरिटी है वो बस एक मिथ है। किसी भी डिवाइस की कहीं ना कहीं जाके सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती ही है, लेकिन उस सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए पहले वहाँ पे तुम्हें पहुँचना होगा, उसको एक्सेस तो करना होगा। और यहीं पे काम आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सिस्टम। उन्होंने सिस्टम इतने बढ़िया ढंग से बिठाया है कि तुम एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। एक्सेस कर भी लोगे तो फिर बाद में पकड़े जाओगे। अब इतना कुछ होने के बाद बहुत सारे लोगों ने ये क्लेम किया कि मैं ईवीएम हैक कर सकता हूँ। एक फॉरेन का कोई प्रोग्रामर था, उसने ये क्लेम किया कि मैं ईवीएम हैक कर सकता हूँ, और उसने इंटरनेट पे एक वीडियो डाल के दिखाया कि हाँ इसमें मैंने ईवीएम को हैक किया है। तो इस चीज़ के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक चैलेंज रखा कि इसको भी ये लगता है कि वो ईवीएम हैक कर सकता है तो आए हमारा ईवीएम हैक करें। ओपन चैलेंज था। बाकी आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा, आप लोग कमेंट करके बताओ कि अगला इलेक्शन जो होने वाला है उसमें कौन ईवीएम हैक करेगा? बीजेपी, आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस?